अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। माई सेल्फ़ अदनान अंसारी। मैं आप लोगों को नॉलेज डिपो के इस प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली केनाल पटवारी के मॉक एग्ज़ाम्स के हवाले से। आपको पता है कि केनाल पटवारी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत ही करीब हैं, तो उसी के हवाले से ये एक काविश की गई है। तो इसको आप लोगों ने भरपूर अंदाज के अंदर देखना है और इसको देखने का जो तरीक़ाकार है वो अपने माइंड में पहले रख लें कि आप लोगों ने अपने साथ एक नोटबुक और एक पेंसिल जो है वो लाजमी रखनी है। और जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं उनको तो लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें मैं साथ साथ बताता जाऊँगा उनको आप लोगों ने बेशक साथ साथ लिखते चले जाना है। ठीक है जी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस मशीन। डिफरेंस मशीन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास कौन है? चार्ल्स बेबेज जो हैं वो हमारे पास फादर हैं या इन्वेंटर हैं किसके? डिफरेंस मशीन के। जहाँ तक हम एलन टर्निंग की बात करते हैं तो ये किसके हैं? इन्होंने इन्वेंट की थी यूनिवर्सल टर्निंग मशीन। ठीक है, तो जहाँ से ये टर्निंग मशीन भी इसको नाम दिया गया एलन टर्न की वजह से, और ये आर्टिफिशियल बेस थी। ठीक है, इसको जहन में रखना है आपने। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है, जो तीसरे नंबर पे हमारे पास है, ये है सिमर क्रे। इन्होंने जो है ये फादर ऑफ क्या कहलाते हैं? सुपर्स कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो हैं ये उनके फादर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के फादर जो हैं वो कौन है? हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक है, एडवर्ड रॉबर्ट जो हैं। उसके बाद चार्ल्स बेबेज और एलन टर्निंग के हवाले से हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के दरमियान में इंट्रैक्शन जो है वो किसके ज़रिए से होती है? तो ये सिंपल सा इसका आंसर है, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। जहाँ तक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात है तो ये मशीन लर्निंग के लिए होता है, यानी कि मशीन जो है वो इसको अंडरस्टैंड करती है, यानी कि जो कंप्यूटर में हम लिखते हैं, ठीक है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कंप्यूटर इसको तो नहीं समझ सकता। ठीक है, तो उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटफॉर्म, इसको रहने दें, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पे, डैश इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के दरमियान में जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है? नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क इज़ द राइट आंसर, A1। उसके बाद पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है? जितने भी कीबोर्ड के साथ डिवाइसेस हम लोग अटैच करते हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। लाइक वो कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो, प्रिंटर हो। ठीक है, जितने भी कीबोर्ड के साथ हम अटैच करते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन बोर्ड है, इसको रहने दें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय सॉर्टिंग दैम इन। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हम फोल्डर्स के अंदर जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी फाइल को हम स्टोर करते हैं। जहाँ तक बात है आर्काइव्स की, आर्काइव्स फाइल वो फाइल्स होती हैं जो हमने लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल नहीं करनी होती। जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़मानों में मुहाफ़िज़ खाने होते थे और अपना ऐसा डाटा जो हमने कहीं कभी बहुत कम यूज़ करना होता था तो उसको हम मुहाफ़िज़ खानों में स्टोर कर देते थे, ये आज भी मौजूद हैं। तो इसी तरह से वो कंप्यूटर्स के अंदर वो फाइल्स जिनको हमने लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं करना होता है उनको हम आर्काइव या अर्चीव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडेक्सेस है। नेक्स्ट वन है IBM 1401, यानी कि 1401 जो हमारे पास मशीन है, ये कौन से जनरेशन से बेसिकली बिलोंग करती है? ये क्वेश्चन है। तो सेकंड जनरेशन से ये बिलोंग करती है। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में जो है वो हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? एक हमारे पास इसके अंदर ENIAC, ENIAC, ENIAC है हमारे पास, एडविक है, और इसके अलावा IBM 701 है। तो ये इसके अलावा 650 भी हमारे पास है। ठीक है, तो
तो ये फर्स्ट जनरेशन की हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें, सेकंड जनरेशन के अंदर तो हमने एक ये भी देख ली। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी आ जाती है, IBM 370। इसके अलावा PDP-11, IBM सिस्टम 360 एन यूनिविक है। ठीक है, ये डिफरेंट मशीन्स हैं जो हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन के अंदर हम बात करें तो IBM हमारे पास 4341 और इसके अलावा और कुछ दूसरी हैं, जैसे स्टार 1000 है, PUP PUP 11 है, या डेक 10 है, या डिफरेंट फोर्थ जनरेशन की मशीन्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास है, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज़। तो 3.5 जो फ्लॉपी है हमारे पास, उसका कितना है, 1.44 जो है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद वैन स्टैंड फॉर, इसके अंदर 3 होते हैं, एक होता है वैन, लैन और मैन। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम लैन की बात करें तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद होता है वैन, जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और तीसरे नंबर पे होता है क्या है हमारे पास, मैन। तो मैन क्या है हमारे पास, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये 3 जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MICR, जो है हमारे पास ये कौन सी डिवाइस है, स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर। हमारे पास क्या आ जाएगा, रीडर। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो है इज़ द राइट आंसर। ये हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है, आप लोगों ने बैंक चेक्स देखे होंगे, उनके ऊपर एक ख़ास किस्म के कोटेड, एक पूरी लाइन की तरह एक क्या होती है, कोटेड कुछ करैक्टर्स होते हैं। वो करैक्टर्स जो हैं वो स्पेशली एक इंक के साथ लिखे जाते हैं जो मैग्नेटिक इंक होती है। ठीक है, और उसको रीड जो है वो किया जाता है एक स्पेशल डिवाइस से, जिसको हम MICR या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। तो प्रिंटर जो है वो बिल्कुल नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है जी। हाँ, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और ऑप्शन होता, ठीक है, तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते थे। इसके अलावा जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल जो हैं हम इनको क्या कहते हैं, स्पैम भी बोलते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है जी स्पूफ। स्पूफ क्या होता है, स्पूफ हमारे पास इसके अंदर ये होता है कि हैकर्स जो हैं या अनऑथराइज्ड पर्सन्स जो हैं वो किसी और को ऑफिशियल बन के क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक चोरी का तरीकाकार होता है, यानी कि स्कैमिंग का, ये भी स्पैमिंग का तरीकाकार होता है। ठीक है, तो एक और जगह पे, जैसे कोई फेसबुक की जगह पे कोई अपनी फेसबुक का एक इंटरफेस बना ले और वो ये शो करे कि मैं ओरिजिनल फेसबुक हूँ। ठीक है, तो इसकी एक सादा सी मैंने एग्जांपल दिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्निफर स्क्रिप्ट। स्निफर स्क्रिप्ट हम किस लिए, ये हम इस्तेमाल करते हैं, एक टूल होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली स्निफर स्क्रिप्ट जो है ये हैकर्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑनलाइन डाटा होता है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है हैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ अगर ना हो तो कंप्यूटर जो है वो रन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो भाईजान आपका काम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर, और इनको मैं आगे जाके डिटेल में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करैक्टर। टाइप करैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर, जो हमारे पास टाइप करैक्टर जो हमें जिस तरह से नज़र आ रहे होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है, जहाँ तक साइज़ की बात है तो आप उसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट जो है वो इसका आंसर नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद है जी, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस दैम। जब इसको इस्तेमाल किया जा रहा था तो आपका डाटा कहाँ पर हो रहा होता है, आपका डाटा सारा मेन मेमोरी के अंदर होता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे रैम की बात भी कर लूँगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी समथिंग एल्स। ठीक है, जैसे हम हार्ड ड्राइव की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क मेमोरी के अंदर भी नहीं होता है, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, कौन सी जो है वो हम क्लासिफाइड करते हैं। अच्छा, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, ये जो हमारे पास हैं इनको भी हम नहीं कंसीडर करते हैं। हाँ, इसमें जो मैं आंसर आपको बता देता हूँ वो नन ऑफ दीज है। C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं, प्रोलॉग भी नहीं आता। तो ये असम्बली लैंग्वेज जो है हमारे पास वो किसके अंदर आती है, आपके पास लो लेवल लैंग्वेज की भी बेसिकली तीन होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये C++, जावा, HTML, ठीक है, जो अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर में से कौन सा जो है वो एंटीवायरस नहीं है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए है नैब, NAV, नैब। तो ये है नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एंटीवायरस की बात हो रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है एफ प्रॉट। तो एफ प्रॉट जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट किस्म के जो मेलवेयर्स होते हैं या वायरसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, उनको एलिमिनेट करता है। तो ये पहला भी, ये भी नहीं है इसका आंसर। उसके बाद है ओरेकल। ओरेकल जो है वो डेटाबेस के साथ इसका डील होता है, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओरेकल इज़ द राइट वन। उसके बाद है विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस जो है वो इसमें हमें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले हम जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक इज़ समथिंग एल्स, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, CD ड्राइवर भी इसका आंसर नहीं है। हाँ, मोडेम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है इंटरनेट के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन है EEPROM। ठीक है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले हमारे पास जस्ट रीड ओनली मेमोरी होती थी, फिर हमारे पास डिफरेंट इसकी कैटेगरीज आई। जो सबसे एडवांस जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए तो हमारे पास कौन सी है, OCR। तो OCR जो है ये हमारे पास स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। उसके बाद या रिकग्नाइज़र कह लें, MICR आप लोगों को पता है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसके आगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, तो मेजर्ड बाय डॉट पर स्क्वायर इंच जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC जो है सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया था, तो C1 इज़ द राइट आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है। उसके बाद जहाँ तक हम वैन न्यूमन की बात करते हैं तो मर्ज सॉर्ट, ये इन्होंने जो है वो दिया था इसका कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, जोसेफ जैकार्ड की, तो इन्होंने जैकार्ड लूम, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो इन्वेंट की थी। ठीक है, जैकार्ड लूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो इन्होंने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, A computer program that converts an entire program into machine language is called an। अब देखें यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक कहता है जी इंटायर प्रोग्राम होता है और एक होता है हमारे पास लाइन बाय लाइन। अगर तो हम बात करेंगे इंटायर प्रोग्राम की तो राइट आंसर होगा हमारे पास कंपाइलर, और अगर हम वन बाय वन लाइन की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर इसका आंसर नहीं है। सिम्युलेटर का मतलब क्या होता है, सिम्युलेट करना सिमिलर कोई चीज़ के साथ, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल जहाज़ उड़ाने, अगर आपने जहाज़ उड़ाना सीखना है तो ज़ाहिर बात है आप डायरेक्टली जहाज़ में बैठ कर तो उड़ाना नहीं सीखेंगे, उसके लिए सिमुलेटर्स होते हैं, उसके अंदर बैठ कर आपको क्या करते हैं, बिल्कुल वैसा फील कर रहे होते हैं जैसे आप जहाज़ में फ़ील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बैठ के। तो ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल थी, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अ फॉल्ट
इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज़ नॉन एज। तो ये आप लोगों को पता है कि हम इसको बग बोलते हैं। जहाँ तक हमारे पास बूट की बात हम करें तो बूट क्या है हमारे पास, बूट हमारे पास एक आपको पता है कि ये प्रोसेस होता है स्टार्टिंग कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बूट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बिफ होता है, नेक्स्ट वन जो आपके पास है वो क्या है, बाइनरी, इसको हम बोलते हैं बाइनरी इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। और ये स्प्रेडशीट फाइल फॉर्मेट के अंदर मोस्टली जो है वो डाटा को होल्ड करने के लिए, चार्ट को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी अनवांटेड रेपिटिशियस मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल नॉन एज, ये आप स्पैम के अंदर हम इनको कंसीडर करते हैं। ट्रैश आपको पता है कि जो आपके पास डिलीटेड ईमेल्स होती हैं वो ट्रैश के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली या परमानेंटली जो है वो डिलीट हो जाती हैं। कैलिब्री जो है ये एक फ़ॉन्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, या सिंपली आप इसको फ़ॉन्ट कह लें, बाकी कुछ ना कहें। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 25 है। डॉस जो है स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी VDU इज़ आल्सो कॉल्ड, VDU को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड। ये हमारे पास विजुअल क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये बेसिकली आपकी स्क्रीन और मॉनिटर दोनों आ जाते हैं, तो C इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। डैश इज़ द की वी यूज़ टू रन द सिलेक्टेड कमांड। सिलेक्टेड कमांड के लिए हम इंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शिफ्ट है, टैब है, आपको पता है टैब का इस्तेमाल हम डिफरेंट पर्पस के लिए कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। वर्ड के अंदर इसका डिफरेंट किरदार होता है। ओवरऑल एक कमांड से दूसरी कमांड पर जाने के लिए आप टैब का इस्तेमाल करते हैं सिंपल विंडोज़ के अंदर। कंट्रोल मॉडिफायर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 28। डैश इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स जो है वो हम किसके ज़रिए से देखते हैं, सेव एज बॉक्स जो है वो हम F12 के ज़रिए से देखते हैं, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। जहाँ तक अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे जो आप लोगों के पास आ जाता है वो है F5। तो F5 आप रिफ़्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। F6 जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मूव द कर्सर टू एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र के लिए हम कर्सर का इस्तेमाल, कर्सर को मूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा F9 जो है वो रिफ़्रेश डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिफ़्रेश, सेंड एंड रिसीव ईमेल इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, उसके अंदर हम F9 का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 29। डाटा बिकम्स डैश व्हेन इट प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। तो ये आप लोगों को पता है कि प्रोसेस्ड डाटा या आउटपुट रिजल्ट जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। ग्राफ्स आप लोगों को पता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। स्टैटिक और नॉन वॉलेटाइल जो है वो कौन सी होती है, तो वो सिंपल सी बात है, हमारे पास वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ये स्टैटिक भी होती है और नॉन वॉलेटाइल भी होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब आपकी लाइट चली जाए तो आपका डाटा इरेज नहीं होता है, और वॉलेटाइल में क्या होता है कि आपका डाटा इरेज हो जाता है। और ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है रैम वॉलेटाइल की, कि जब भी आपका डाटा लाइट जाती है तो आपका डाटा इरेज हो जाता है। इसके अंदर वॉलेटाइल नेचर का होता है और इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद बायोस है हमारे पास। तो बायोस के हवाले से भी आप लोगों को पता है कि बायोस क्या होता है, आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं। ये एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर्स प्रोसेसर यूज़ टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज़ पावर्ड ऑन। जैसे हम पावर्ड ऑन करते हैं तो उसके बाद ये उसको यूज़ करता है। उसके बाद कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी आपको पता है सप्लीमेंट्री मेमोरी होती है, और ये टेम्परेली स्टोर्ड फ्रीक्वेंटली, जो बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं या डाटा होता है,
उसको क्या कर लेती है, अपने पास स्टोर कर लेती है ताकि हम इजीली इसको एक्सेस कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, दैट इज़ डैश इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें आ जाता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होती हैं ये इसके अंदर नहीं आती हैं। सिंपल सॉफ्टवेयर की हम भी बात नहीं करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो स्पेसिफिकली जो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, यह कहता है डैश प्रोवाइड प्रोसेसर द मेमोरी एंड मैग्नेटिक सर्विस डैट अलाउज 2 or more टास्क जॉब्स आर प्रोग्राम टू रन सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को क्या करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टीटास्किंग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है वो हमें प्रोवाइड करती है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस डैट अलाउज 2 or more टास्क, या 2 से ज़्यादा जॉब्स या प्रोग्राम जो हैं वो सिमल्टेनियसली हम क्या कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में हम रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, द यूज़ ऑफ 2 or more सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। एक ही सिंगल कंप्यूटर के अंदर 2 से या 2 से ज़्यादा जब हम प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, रैम किसकी एग्जांपल है, रैम हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल है, सेकेंडरी हार्ड ड्राइव के अंदर आ जाती है, और ये आपको पता है कि वोलेटाइल होती है, और ये आपके पास नॉन वोलेटाइल होती है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। वो कहता है कि सारी जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल हैं, लेकिन इनमें से कौन सी नहीं है। तो भाई हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये भी इसी की एग्जांपल है, प्रिंटर नहीं है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क भी जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम कॉल्ड। वन टाइम जो करता है वो हमारे पास क्या आता है, एंटायर। तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन डिस्कस करता है, हम पहले देख चुके हैं, हमें सिमुलेटर भी डिस्कस कर चुके हैं, करैक्टर भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। ट्रैक एंड सेक्टर के अंदर जो हम इसको लेकर आते हैं इसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। आप लोगों ने कई बार अपनी यूएसबी को फॉर्मेट किया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट विच बटन। विच बटन पर जो है आपका कहाँ पर होता है, तो ये आपको पता है नीचे स्टार्ट मेन्यू पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का। तो स्टोर करना डाटे को, ये भी इसका बेसिक फंक्शन है। एक्सेप्ट इनपुट करना, ये भी इसका बेसिक, हाँ, कॉपी टेक्स्ट जो है वो इसका बेसिक नहीं है फंक्शन, ठीक है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम का एक पोर्शन होता है। विच फीचर स्टार्ट्स अ न्यू लाइन वेन एवर अ वर्ड और अ सेंटेंस रीड अ बॉर्डर, ठीक है, सॉरी, रीच्ड अ बॉर्डर। तो क्या कहते हैं हम इसको, टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ चेंज द फॉन्ट। चेंज द फॉन्ट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में अगर हमने चेंज करना हो फॉन्ट को तो वो हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एफ़ का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद जहाँ तक अगर हम B1 की बात करें तो B1 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ़। ये हम करते हैं ओपन फाइल इन द फाइल मेन्यू, ठीक है, फाइल मेन्यू के अंदर ही हमने ओपन फाइल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आल्ट एफ़ का इस्तेमाल करते हैं ओपन द फाइल मेन्यू ऑन द फाइल टैब इन द रिबन। रिबन के अंदर जो है वो हम उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। What is the smallest and the largest font size available in font size tool on the formatting toolbar? तो इसका राइट आंसर है 8 to 30, 8 to 72। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू नेविगेट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने के लिए हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
उसके बाद फ्रेम्स हैं, फ्रेम इज़ समथिंग एल्स, वेब टूल बार, ये तो एक टूल बार की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंट्रोल प्लस W, ये शॉर्टकट इज़ यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एन। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ पहले ही पता होगा। हम न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एन जो है। नेक्स्ट आ जाएगा जी मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एक्सेल इज़, एक्सेल के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो 400 प्लस तक हम ले जा सकते हैं। उसके बाद टू इंसर्ट द चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच शॉर्टकट की जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो Alt प्लस F1, F2 हम रीनेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक F3 की बात है, F3 हम इस्तेमाल करते हैं ओपन अ सर्च फीचर फॉर एन एप्लीकेशन दैट इज़ एक्टिव एट द मोमेंट, ठीक है, उसके अंदर जो है हम सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ सेल इन एक्सेल, एक्सेल में सेल क्या होता है? रो जो है वो आपको पता है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड या टुपल होता है उसको हम रो बोलते हैं। कॉलम जो है जो हमारे पास वर्टिकल जो हमारे पास होता है लाइन होती है दो वर्टिकल लाइंस के दरम्यान, तो उसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी हम बोलते हैं। और जो सेल होता है यूनिट ऑफ डाटा, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? सेल कहलाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द इफ़ेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंज इन स्लाइड शो व्यू इज़, तो सीधी सी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको एज़ पर PPSC जो हमारा पैटर्न है उसके हिसाब से इसको रखा है, तो हर एक चीज़ आप लोगों ने तवज्जो से ध्यान से देखनी है और साथ साथ कोशिश करना है लिखते जाना है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर इन आ शो इज कॉल्ड आ एन, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? बिल्कुल सिंपल सा है जी, वो है हमारे पास स्लाइड ट्रांजिशन सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, टू सेंटर द सेलेक्टेड सेल या टेक्स्ट द शॉर्टकट की। सेंटर के लिए आपको पता है कि हम यानी अलाइन सेंटर के लिए हम लोग कंट्रोल E का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है जी, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जनाब कायद आज़म साहब थे। कायद आज़म साहब की वफ़ात के बाद दूसरे जो थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब बने थे। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंट इन द 1956। 1956 का जो आइन था जो 23 मार्च 1956 को प्रोक्लेम्ड या फिर इन्फोर्स हुआ था, उसके अंदर 40 साल की एज जो थी वो प्रिस्क्राइब्ड जो है वो की गई थी। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री किया गया था, 1962 का प्रेसिडेंशियल था, और ये बेसिक डेमोक्रेसीज का कॉन्सेप्ट जो है ये अयूब खान साहब ने है दिया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे मुल्क की आवाम इतनी बाशऊर या समझदार नहीं है कि वो अपने लिए एक सदर का इंतखाब कर सकें। तो ये जो बेसिकली आप कैसे आप इसको सिमिलर कह सकते हैं लोकल बॉडी पर जो इलेक्शंस होते हैं उनके साथ, ठीक है, यानी काउंसलर वगैरह तक आप बस अपने लिए सिलेक्ट करें और उनके ऊपर भी मजिस्ट्रेट होगा जो हुकूमत का बंदा होगा। उसके बाद हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो 280 हमारे पास क्या हैं टोटल इसके आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास हु स्टार्टेड द फराजी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट की थी? ये मूवमेंट स्टार्ट की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। हाजी शरीयतुल्लाह ने ये इसलिए किया था, ये ईस्टर्न बंगाल के अंदर किया था जहाँ पर अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये 1818 के अंदर स्टार्ट की गई थी ये मूवमेंट जो थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास इन विच ईयर द कश्मीरीज स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट।
अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट से पहले 1930 के अंदर ये हुआ था। उसके बाद विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस के अंदर जो है वो कौन सी आती है हमारे पास, वो है किरथार रेंज। ठीक है, किरथार। जहाँ तक हम हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ जो है ये बेसिकली 4 कंट्रीज़ को 4 से 5 कंट्रीज़ को ये टच करता है। ये इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में जीबी के मकाम पर है। ठीक है, उसके अलावा कराक्रम रेंज की बात करें, कराक्रम रेंज भी इन्हीं कंट्रीज़ से होती हुई आती है, लेकिन ये पाकिस्तान में ये भी जीबी के मकाम पर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये खुतबा हज्जतुल विदा जो है वो इसको कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा यूएन चार्टर है, 24 अक्टूबर 1945 को ये साइन किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल चार्टर को छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट है जी द एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चेनाब। रिवर झेलम और चेनाब, यहाँ से याद रख लेंगे, चेनाब का CH और झेलम का ये J। ठीक है, तो इसको छाछ से याद कर लें। ठीक है, तो ये छाछ आ जाएगा। इसके अलावा अगर गंधारा की अगर हम बात कर लेते हैं तो गंधारा जो है ये आपका कहाँ पर है, गंधारा के मीनिंग्स होते हैं लैंड ऑफ फ्रेगनेंस। ये पिशावर, सवात, दीव, बाजोड़, मर्दान, सवाबी, ये सारा इलाका आज का गंधारा के अंदर आता है। और उसके बाद टेक्सला सिटी है रावलपिंडी के साथ, ये भी आप लोगों को पता है, ओल्ड सिविलाइजेशन में से आता है, ये भी 5000 साल पुरानी इसकी कहानी है। उसके बाद कहता है विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो। पश्तो का आपको पता है पाटा ख़जाना, ये सबको पता है। हाँ, तस्करतुल औलिया। तस्करतुल औलिया जो है ये किसने लिखी थी, ये शेख फरीदुद्दीन अतर ने लिखी थी और ये फ़ारसी ज़बान के अंदर लिखी गई थी। और उसके बाद जाट दी करतूत। जाट दी करतूत जो है ये पहला पंजाबी नावल है जो कि मीरान बख्श मिन्हास ने लिखा था। ठीक है, मीरान बख्श क्या नाम है, मिन्हास, पहला। मेरी इतनी लिखाई यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही डिजिटल पेन के साथ, तो अल्फाज पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी शक्करपरियाँ इज सिचुएटेड इन रावलपिंडी। नहीं जी, रावलपिंडी नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर है। अगर आप लोग विरसा गए होंगे वहाँ पर तो उसके साथ ही बिल्कुल शक्करपरियाँ या मोनूमेंट आप गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का टोटल एरिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका आंसर है C इज़ द राइट आंसर। उसके बाद द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज, जनरल टिका खान जो हैं वो पहले क्या थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो निज़ाम है ये बाद में सेटअप हुआ, इससे पहले कमांडर इन चीफ़ हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले कमांडर इन चीफ़ कौन थे इसको आपने कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी द रेंज जो है हतफ़ 3 जो है वो उसकी कितनी है, रेंज ऑफ हतफ़ 3। तो ये हमारे पास आलमोस्ट 290 किलोमीटर्स जो है वो इसकी रेंज बनती है। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर, 1965 की जो वॉर थी, द कमांडर इन चीफ़ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज। हाँ भाई, क्या लगता है कौन सा है, जनरल मूसा खान। ठीक है जी। और उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे हुकूमत किसकी थी, उस टाइम पे हुकूमत थी जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान साहब की। ज़िया-उल हक़ साहब तो आगे 1969 के अंदर आएंगे। ठीक है, और फिर मार्शल लॉ भी लगा देंगे। उसके बाद है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पाकिस्तान नेवल स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड। तो नेवल स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर है, ये आप लोगों का जनाब कराची के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है जी द एरिया ऑफ KPKs। एरिया ऑफ KPKs ये आपने लाजमी जो है वो बेसिक चीज़ें ये याद करते जाएँ साथ साथ। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ KPK आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो पहले जो साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद साहब जो थे वो पहले मुस्लिम गवर्नर थे। तो आपने ये देखना है कि फ़र्स्ट गवर्नर कौन थे, ये तो मुस्लिम गवर्नर है, इसका आपने आंसर लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो जो मैं आप लोगों को छोटी छोटी असाइनमेंट्स दे रहा हूँ ये लाजमी आपने, ताकि मुझे इससे बात का ये भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखी है कि नहीं। ठीक है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ KPK इज़, तो ये आप लोगों के पास जी पेशावर है, और ये स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
वेयर इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड, तो ये कराची के अंदर है। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, करंट चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, और ये 29th चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु इज़ द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध, सिंध के इस टाइम पे जो करंट हमारे पास हैं वो जस्टिस राना मकबूल, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अनवारुल हक काकर वाज सॉर्न इन एज द 8th प्राइम मिनिस्टर, इंटरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 14th of August 2023। अच्छा जी, विच प्रोविंशियल असम्बली हैज़ बीन डिज़ॉल्व ऑन 12th को जो है वो बलूचिस्तान की हुई थी। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध की जो है वो 11th of August को हुई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं केपीके की, तो केपीके की हुई थी 18th of January, ठीक है, 2023। नेक्स्ट है जी 75 ऑन 5th August 2023 अंडर सेक्शन 174 ऑफ इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान कोर्ट सेंटेंस एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू डैश इन तोशा खाना केस। तो जनाब ये ऑल ऑफ दीज है। क्यों? क्योंकि उनको 3 साल की सज़ा भी दी गई, साथ में 1 लाख जुर्माना भी किया गया, और बैरिड फ्राम पॉलिटिक्स फॉर 5 years, ठीक है, नाअहल भी 5 साल के लिए उनको करार दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तोशा खाना केस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ अराइव्ड पाकिस्तान फॉर ऑफिशियल विजिट इन ऑन 20th जुलाई। तो वो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं वो जो बाइडन हैं, और इंडिया के जो इस टाइम पे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, आपने ये लाजमी देखना है चाइना का प्रेसिडेंट इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, इसका आंसर मुझे लाजमी आप लोगों ने कमेंट में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो पाकिस्तान का जो है जनाब पूरी सेंचुरी कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद करंट हिजरी ईयर जो है वो 1445 चल रहा है जी। उसके बाद विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैज़ बीन गिवन इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड 2023। तो ये किसको दिया गया है जी? आपके जनाब डॉक्टर साकिब आरिफ जो हैं ये इनको दिया गया है। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वाज ऑब्जर्व ऑन 9th जुलाई 2023। तो इसको हम 56th जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद है अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय। तो किसने इसको स्क्राइब किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको स्क्राइब किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट। लैंड ऑफ प्रॉफिट जो है इसका आंसर आप लोगों को पता है, आजकल जो बहुत ज़्यादा इशू भी चल रहा है, दैट इज़ पैलेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सियासिता आर द 6 बुक्स, ठीक है, कितनी? 6 किताबें जो हैं उनको सियासिता कहा जाता है। ये हदीस शरीफ की किताबें हैं। ईद प्रेयर इज़, ये वाजिब है, वाजिब का मतलब होता है ऑर्डेंड। और उसके बाद इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ कॉल्ड इस्लाम कहलाता है जी। उसके बाद सही जो है कोशिश करने को कहते हैं, भागना यानी कि सफ़ा मरवा के दरमियान में। उसके बाद रमी जो है वो पत्थर मारने को कहते हैं। द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मैंशनड 4 times इन होली कुरान। विच सूरा स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह विदाउट बिस्मिल्लाह जो है वो सूरा तौबा। और ट्वाइस किसके लिए स्टार्ट होता है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आता है, उसका आपने कमेंट के अंदर बताना है बच्चे, लाजमी। द बैटल ऑफ यरमुक वाज फाउट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड, क्या थे? रोमन्स के दरमियान में थी ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, द मुस्लिम हैज़ बीन नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्जिद किबलतैन इज़। मस्जिद किबलतैन जो है वो कहाँ पर है? मदीना शरीफ के अंदर है। नेक्स्ट है 90 इन द बैटल ऑफ ओहद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्टेड डैश स्किलफुल आर्कर टू स्टे ऑन द माउंटेन्स। कितने थे? 50 लोग थे। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इन सर्टन क्लास द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन इज़ 3:5। इफ़ द क्लास हैज़ 24 पीपल इन इट, हाउ मैनी आर वुमेन। ये आप लोगों ने कोशिश करनी है, आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करके कोशिश करें कि इसको वहाँ पे बताना है।
कमेंट के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, इनका अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या होगा, इन सारों को जमा करके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, कंप्लीट करें सीरीज़ को, तो ये भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसकी लॉजिक बतानी है कि इसका 19 आंसर क्यों आया है। अच्छा, अ फेयर प्राइस शॉपकीपर टेक 10% प्रॉफिट ऑन हिज goods, he lost 20% goods during the theft, his loss percentage is। तो इसका आंसर भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसका लाजमी आप लोगों ने सोल्यूशन देखना है, ठीक है, सोल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 1 एकड़ इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, 43,560 स्क्वायर फीट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं उर्दू के, जिसमें अगर हम फिरदौस बरी किस अदीब का मशहूर नावल है, तो फिरदौस बरी जो है ये आप लोगों का अब्दुल हलीम शरर जो हैं वो इनका नावल है। उसके बाद जोश व खरोश का मुतरादिफ क्या है, क्या होगा, तो वो जज्बा है। 98 किताब चचा छक्कन की किसकी तसनीफ़ है, तो ये जनाब इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ़ है। दुरुस्त मुहावरा बताएं, दुरुस्त मुहावरा लाल पीला होना, लाल लाल होना नहीं है, लाल सुर्ख होना नहीं है, लाल जर्द होना नहीं है। अच्छा, 100 है, बच्चा डैश में ढिंडोरा शहर में, तो ये क्या आएगा, बगल में, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमारी यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है साथ साथ जो है वो अपने जैसे ही मैं सवाल रीड करता हूँ तो आप लोगों ने कोशिश करना है साथ साथ उसके आंसर भी लगाते जाएं, और फिर बाद में मैच करके एंड में कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है कि आपने इस टेस्ट के अंदर टोटल कितने नंबर गेन किए हैं, ठीक है। तो अभी यहीं पे इंशाल्लाह हम आज की जो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।